और चलिए वर्ल्ड में बात कर लेते हैं सीरिया की। सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक की और सीरिया की धरती एक बार फिर से दहल उठी है। जी हां, सीरिया में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अमेरिका ने खून का हिसाब खून से चुकाया है। अपनी सैनिकों की मौत का बदला लेते हुए अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर कहर बरपाया। अब अमेरिकी वायुसेना ने एक के बाद एक 30 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने इस पूरे ऑपरेशन की। ये वही आतंकी अड्डे बताए जा रहे हैं जहां से अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिशें रची गई थी। हमले इतने भीषण थे कि आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। पेंटागन का साफ संदेश है कि अमेरिका की सैनिकों के खून की कीमत एक तरह से चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सेना ने बताया है कि उन्होंने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, और ये हमले दरअसल दिसंबर में हुए। उस हमले के जवाब में किए गए जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक ट्रांसलेटर की मौत हुई थी। अमेरिकी केंद्रीय कमान के बयान के अनुसार अमेरिकी विमानों ने 3 फरवरी से लेकर अब तक आईएस के 30 से ज्यादा ठिकानों पर 10 हमले किए, जिनमें हथियारों के गोदाम, आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। केंद्रीय कमान के अनुसार 13 दिसंबर के हमले के बाद से अमेरिका ने आईएस के कम से कम 50 सदस्यों को मार गिराया था और उसके बाद में पकड़ा भी था, जबकि आईएस के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए थे। आइए अब सीरिया में अमेरिका ने किस तरह से बदला लिया है उसकी एक तस्वीर, एक खबर आपको बताती हूं। अब जानकारी है कि सीरिया में अमेरिका ने बड़ी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आईएस के 30 ठिकानों पर अमेरिका ने की है एयर स्ट्राइक। दिसंबर में जिस तरह से सैनिकों पर हमला हुआ और उसी हमले का बदला अमेरिका ने ले लिया है, ये कहा जा रहा है। इस एयर स्ट्राइक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका पर हमला करने वालों को करारा जवाब मिलेगा और ये उसी कार्रवाई का एक नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो भी आतंकी धमकी देगा उसे पहले से ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। अमेरिका पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को एक बार फिर दोहरा दिया। इस पूरे हमले में सार्जेंट एडगर ब्रायन टॉरेस टॉवर, सार्जेंट विलियम नथानियल हावर्ड और सिविलियन ट्रांसलेटर आयात मंसूर सकात की भी मौत हुई थी। और इसी बीच सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकारी बलों ने देश के पूर्व में एक अड्डे पर कब्जा कर लिया है जिसका इस्तेमाल आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों की ओर से किया जा रहा था। साल 2014 का वक्त था जब आईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों में खिलाफत की घोषणा की और तब अल तनफ अड्डे ने अहम भूमिका निभाई। अमेरिका ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और ये ऑपरेशन का पहला चरण कहा जा सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत चल रहे इस पूरे अभियान का बाकायदा वीडियो भी जारी किया और उसकी जानकारी दी। वीडियो जो आप देख रहे हैं उसे समझिए। लेकिन आखिर ये ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक है क्या, वो भी समझिए। अब अमेरिका का सीरिया में आईएस के खिलाफ सैन्य अभियान ये है जो 13 दिसंबर 2025 को पलमायरा सीरिया में आतंकी हमले के जवाब में था। आईएस को कमजोर करना और उसकी वापसी रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। कमांड सेंटर, हथियार भंडार, ट्रेनिंग ठिकाने, लॉजिस्टिक हब्स पर सटीक हमले अमेरिका की सेना ने किए और कार्रवाई का तरीका एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले, आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ना, लड़ाकों को ढेर कर देना मुख्य उद्देश्य था। और समझिए जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इस ऑपरेशन में अमेरिका ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, रडार और इंफ्रारेड तकनीक से भी सटीक निशाना अमेरिका की तरफ से लगाया गया। आधुनिक मिसाइल और बमों का भी इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन हॉकआई में किया गया है। बताया जा रहा है कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स और A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल इस हॉकआई ऑपरेशन में किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिमरास रॉकेट आर्टिलरी, 100 से ज्यादा प्रिसीजन मुनिशंस का भी इस्तेमाल अमेरिका ने किया। जॉर्डन की वायुसेना ने फाइटर जेट से बाकायदा सपोर्ट भी दिया था कि इस रूप में इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसकी रणनीति तैयार की गई थी। तब आईएस के कई कमांडर और लड़ाके इस हॉक आई स्ट्राइक में मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए। आईएस के ठिकानों और हथियारों को काफी नुकसान भी पहुंचा है, ये भी बात इस दौरान कही जा रही है।
ये कई सालों में सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई रही। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका आखिर गुस्से में है क्यों गुस्से में अमेरिका लगातार आग बबूला हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 13 दिसंबर को शुरू हुआ सीरिया के मध्य शहर पलमायरा में हमले को इसके साथ ही, और हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और एक ट्रांसलेटर की जान चली गई, वो मारे गए। और हमलावर ने बाकायदा अमेरिका और सीरियाई बलों के काफिले को टारगेट किया था और जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई में जो हमलावर था वो भी मार गिराया गया। इस पूरे हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। हमलावर सीरिया के सुरक्षा बलों का सदस्य था जो कि हाल ही में भर्ती हुआ, ये भी जानकारी सामने आई। उस पर आईएसआईएस से जुड़े होने का शक था और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई छोटे ऑपरेशंस चलाए। करीब 23 लोगों को इस दौरान ढेर किया गया और उसके बाद में उनको या तो गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान से जानकारियां मिली जिनके आधार पर इस बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया गया, बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ऑपरेटिव टीम ने सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन निगरानी, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाया, लोकेशन ट्रेस की। ऑपरेशन में अमेरिका ने स्थानीय सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ के साथ भी तालमेल रखा जो कि आईएसआईएस के खिलाफ बहुत पहले से लड़ाई लड़ रही है। अब ऑपरेशन में लगातार निगरानी रखी गई ताकि आतंकियों के बचने की संभावना कम हो। अब अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना यह है कि इससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी और स्थानीय सुरक्षा बलों को मदद मिलेगी। अमेरिकी सेना ने कहा कि आतंकवादियों को कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं मिल पाएगी और भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा व्यापक हमले किए जाएंगे। अमेरिका के इस कदम के बाद में पूरी दुनिया की नजरें दरअसल सीरिया पर टिक गई। कई देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ये साफ है कि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर बात आईएसआईएस की जाए तो ये दुनिया के सबसे खूंखार और क्रूर आतंकी संगठनों में से एक रहा है। आईएसआईएस का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे लोग दाइशा भी कहते हैं। आखिर आईएसआईएस इतना ताकतवर कैसे बनता चला गया, आइए उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कहा जाता है कि वक्त था 1999 का जब जॉर्डन के अबू मुसाब अल जरकावी से इसकी शुरुआत होती है। 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला हुआ। क्या था, सत्ता शून्य थी और उसके साथ ही सुन्नी और शिया तनाव यहाँ पर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसके कुछ समय के बाद अगले साल 2004 में अल कायदा से जुड़कर अल कायदा इन इराक एक तरह से तैयार किया गया और उसके बाद में 2006 में उसका नाम बदला गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक उसको कर दिया गया। 2010 में नेतृत्व में एक तरह से अबू बकर अल बगदादी आया जिसने कमान संभाली, लेकिन 2011 उसके अगले ही साल सीरिया में गृह युद्ध हुआ और उसके बाद में इसे विस्तार का मौका मिलता चला गया और यही मौका था कि कुछ समय के बाद इसका नाम बदलकर नाम रखा गया आईएसआईएस। 2014 आते आते मौसूल पर कब्जा इसकी तरफ से किया गया और खिलाफत की घोषणा भी आईएसआईएस की तरफ से कर दी गई। इतना ही नहीं, बताया ये जाता है कि 1 लाख किलोमीटर का इलाका जहां पर लाखों लोग एक तरह से रहते थे। 120 देशों से 40,000 विदेशी लड़ाकों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया। बड़े स्तर पर इनको ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग भी इनकी बेहद ही खतरनाक की गई। क्रूरता ऐसी कि ये नरसंहार या महिलाओं का शोषण या मानव तस्करी करने में जरा भी नहीं हिचकते थे। और इसके बाद में सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर इन्होंने बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया प्रचार प्रसार करने के लिए। यही वजह है कि 2017 आते आते रक्का और मौसूल एक तरह से इनके हाथ से चले गए, क्योंकि फिर बगावत के सुर और ये कहा जाए मनमुटाव की तस्वीर नजर आई। लेकिन 2019 में बगहुज की हार हुई और 2019 में बड़ा नुकसान आईएसआईएस को ऐसे हुआ कि बगदादी ढेर कर दिया गया, मारा गया। अब आज हालात ऐसे हैं कि आज आईएसआईएस कमजोर है, लेकिन फिर भी जानकार कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म नहीं और चुनौती अभी भी जरूर इसको लेकर नजर आती है। अब आईएसआईएस एक खतरनाक संगठन है, इसमें कोई शक नहीं, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। दुनिया भर की सेनाएं इसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।
आईएसआईएस एक ऐसा आतंकी संगठन है जो इराक और सीरिया में अस्तित्व के लिए तैयार हुआ। शरिया कानून आधारित खलीफा राज्य की स्थापना का सपना वो देखता था और जो आज भी देख रहा है। और इसकी शुरुआत अल-कायदा की शाखा के रूप में हुई, लेकिन बाद में ये एक अलग, बहुत ज्यादा क्रूर और विश्वव्यापी आतंकी संगठन बन गया, जिसे अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, बल्कि दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में अभी भी उसके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। उसके स्लीपर सेल अभी भी सीरिया में, इराक में सक्रिय बताए जाते हैं और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि आईएसआईएस के पास में 5000 से 7000 की संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जो मरने मारने पर उतारू हैं, जो फिदायीन बनने को उतारू हैं। हालांकि अमेरिका और सीरिया के बीच में संबंध काफी लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2012 में सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने उनसे संबंध तोड़ा और असद सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन 2 साल पहले 2024 के अंत में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद में इसमें सुधार हुआ, ऐसा कहा जाता है। दिसंबर 2024 का वक्त था जब विद्रोहियों ने असद को सत्ता से हटा दिया और अहमद अल शरा अंतरिम राष्ट्रपति बना दिए गए। और इसके बाद में अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, खास करके डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें तो एक बड़ी तस्वीर नजर आई। आपको ये भी बता दूं कि अभी पिछले साल नवंबर में सीरिया की जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस आए थे। वो तस्वीर भी बड़ी चर्चा में थी। दोनों ने बाकायदा सीरिया के पुनर्निर्माण को लेकर बातचीत की। मुलाकात की तस्वीरें खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शेयर की गई। अब सीरिया के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप के साइड में खड़े हुए नजर आए थे। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसकी जानकारी दी थी और लिखा था कि सीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं अहमद हुसैन अल शरा, उनके साथ में समय बिताना सम्मान की बात है। तो यहाँ पर सब कुछ, हालात, जज्बात, सब पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप बदलते हुए नजर आए। अब अल शरा ने दरअसल सितंबर में यूएनजीओ को संबोधित भी किया और नवंबर में व्हाइट हाउस का दौरा भी। 60 सालों में ऐसा पहली बार था जब किसी सीरियाई नेता की अमेरिका की यात्रा हुई। अब सीरिया के नेताओं ने, सीरिया के जो नए नेता हैं, उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से अपने हिंसक अतीत से एक तरह से दूरी बनाने और आम सीरियाई और विदेशी शक्तियों के सामने एक ज्यादा मॉडरेट छवि पेश करने की कोशिश की। विश्व बैंक ने हाल ही में कहा कि सीरिया के जो पुनर्निर्माण की लागत है उससे लगभग 216 अरब डॉलर आंकी गई है उसकी कीमत। अमेरिका ने सीरिया पर 6 महीने के लिए जो प्रतिबंध हटाए, इससे सीरिया की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, ये भी कहा गया। ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट आईएसआईएस, जिस पर सीरिया ने साइन किया अमेरिका के साथ में मिलकर, ये कितना अहम है, कब बना था, ये सारी बातें आइए आपको मैं एक बार विस्तार से बता दूं। ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट आईएसआईएस दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है और गठबंधन जिसकी शुरुआत हुई 2014 में, उसकी नींव रखी गई। इसकी अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने की और इसमें 85 से ज्यादा देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को शामिल किया गया। अब इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है वो समझिए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि आतंकी संगठन आईएसआईएस को पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसका खात्मा, आईएसआईएस की फंडिंग को और उसके संसाधनों को पूरी तरह से रोकना, उस पर ब्रेक लगाना, आईएसआईएस से मुक्त कराए गए इलाकों का पुनर्निर्माण करना और जो लोग हैं विस्थापित लोगों की वापसी और पुनर्वास की तैयारी भी इसका एक हिस्सा रही। इतना ही नहीं, आईएसआईएस की जद में या उसके प्रभाव में जो देश हैं उनमें स्थिर सरकारें स्थापित करना भी एक तरह से इस पूरे संगठन का उद्देश्य रहा। गठबंधन में इराक और सीरिया में आईएसआईएस को निशाना बनाया गया था। जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई तो 2015 से 2019 के बीच में गठबंधन ने 30,000 से ज्यादा हवाई हमले किए थे, ये भी कहा जाता है। अब समझिए, सीरिया जहां पर जंग भले ही धीमी पड़ गई हो लेकिन खतरा अभी भी जिंदा है। साल 2014 से अमेरिका के जवान सीरिया की जमीन पर तैनात हैं। उस समय का मकसद था ईरान समर्थित मिलिशिया, रूस की बढ़ती दखलंदाजी और सबसे बड़ा खतरा आईएसआईएस। आज तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन खतरा क्या खत्म हुआ तो उसका जवाब है नहीं। खतरा आज भी जस का तस ही है। चुनौतियां और अलग तरह की बन चुकी हैं।
पिछले साल दिसंबर 2025 तक सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। एक वक्त था ये जब संख्या 2000 तक हुआ करती थी, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे इसे घटा दिया और अपनी सेना को कम कर दिया। अब सवाल कि जब फुल स्केल जंग नहीं तो अमेरिका के जवान आखिर वहां पर अभी भी क्यों तैनात है, वो भी 1000 जवान? जवाब साफ है, ISIS अमेरिकी फौज आज भी सीरिया में स्थानीय सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दे रही है। ISIS के ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है और सबसे अहम इस आतंकी संगठन को दोबारा खड़ा होने से एक तरह से रोक रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी जवान सीरियन सुरक्षा बलों के साथ में जॉइंट ऑपरेशन में भी लगातार हिस्सा ले रही है। दरअसल अमेरिका जानता है कि अगर यहां से कदम पीछे खींचे गए तो ISIS को फिर से सांस लेने का मौका मिल जाएगा और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता। यही वजह है कि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी अभी भी है और अमेरिका की मौजूदगी सिर्फ तैनाती के तौर पर नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरिया के जो हालात हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिम्मेदार माना जाता है। क्यों? आइए वो भी जान लीजिए। दरअसल सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी जो दशकों से सत्ता में है। अमेरिका सीरिया की बशर अल असद की सरकार को दबाव में डालना था और उसे सत्ता से हटाना चाहता था। 2011 में जब सीरिया में जनता ने असद के खिलाफ प्रदर्शन किए तो अमेरिका ने बाकायदा कहा कि असद को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका का मानना था कि असद एक तानाशाह है और उसने अपनी ही जनता पर हिंसा और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने सीधे असद को हटाने के लिए बाकायदा जमीनी सेना तो नहीं भेजी, लेकिन उसने असद विरोधी जो गुट थे, विद्रोही गुट, उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि चाहे बात यूनियन नेशन हो, यूनाइटेड नेशन हो, UN और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर असद को अवैध शासक बता दिया और इसीलिए अमेरिका ने सीरिया पर कई सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से सीरिया की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको अब ये भी बताते हैं कि आखिर ये सीजर एक्ट क्या है जिसके तहत सीरिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। दरअसल सीजर एक्ट की अगर बात की जाए तो सीजर सीरिया नागरिक प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक अमेरिकी कानून है और 2020 में एक तरह से ये लागू हुआ। अब ये सीरिया के आम लोगों की रक्षा करने वाला कानून बताया जाता है, जिसका मकसद सीरिया की सरकार पर दबाव डालना है ताकि वो युद्ध, अपराध, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन बंद करे। ये नाम सीरियाई फोटोग्राफर पर रखा गया था, सीजर, जिसने दुनिया को सीरिया की जेलों की तस्वीरें दिखाई। उसकी तस्वीरों से दुनिया में हंगामा मचा। सीरिया सरकार को कमजोर करने के लिए सैंक्शंस लगाए। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसीज पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए ताकि सीरियाई सरकार के पास पैसे और संसाधन कम पड़ जाए। सीरिया की मदद करने वाले देशों पर भी सैंक्शंस की धमकी लगातार दी जाती रही है। अब अमेरिका का ये जो कानून है, इस कानून को लाने का मकसद था सीरिया की बशर अल असद की सरकार को दबाव में डालने का। इस एक्ट के जरिए अमेरिका ये संदेश देना चाहता था कि अगर सीरियाई सरकार अपने लोगों पर अत्याचार करेगी तो हम सीरिया के साथ साथ जो तुम्हारी मदद करेगा उसे भी एक्शन लेंगे, उसे भी दंड देंगे। समझिए, ये जो एक्ट लेकर आई अमेरिका, और ये जो एक्ट था वो इसीलिए खास था क्योंकि इसे US कांग्रेस ने पास किया और इसे तुरंत लागू करने का इरादा भी था। लाया तो इसे सीरिया के भले के लिए था, लेकिन इस कानून से सीरिया की स्थिति सुधारने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती नजर आई, ये भी बड़ा दावा किया जाता है। लेकिन आखिर सीजर एक्ट ने कैसे सीरिया के हालात बिगाड़े हैं वो भी आइए आपको समझाते हैं। बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था इस सीजर एक्ट की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब सीरिया की जो करेंसी थी उसकी कीमत लगातार तेजी से नीचे गिरती चली गई और किसी देश की करेंसी का नीचे गिरना उसको गर्त में ले जाने के लिए काफी है। और ये इसका प्रभाव ये रहा कि यहाँ पर महंगाई बढ़ना शुरू हुई और महंगाई भी कई गुना बढ़ गई। बेसिक नेसेसिटीज, खाने पीने से लेकर जो दवाइयाँ थी उनकी भी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। बहुत से अस्पताल ये कहा जाए बंद हो गए क्योंकि उनके पास में विदेशी सप्लाई नहीं थी।
कई लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी। कई लोगों का ये कहा जाता है कि एक वक्त का खाना जुटा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कई परिवार ऐसे थे जो सीरिया से पलायन करने को मजबूर हो गए। गरीबी और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सीरिया में व्यापार और निवेश रुक गया। कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी देश सीरिया में निवेश ही नहीं करना चाहता था। हालत ऐसी थी कि विदेशी कंपनियां तेल, गैस और बिल्डिंग प्रोजेक्ट से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गई। जो शहर कभी बमबारी में तबाह हो गए थे, वो अभी भी खंडर ही नजर आते हैं। आज भी यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। देश की तबाही से उभरना ये कहा जाता है कि लगभग असंभव हो गया, और उसका नतीजा दरअसल कहीं ना कहीं ये एक्ट था। अमेरिका चाहता था कि बशर अल असद सत्ता को छोड़ दें या सुधार करें, लेकिन असद राष्ट्रपति बने रहे। उन्होंने रूस और ईरान से और गहरे रिश्ते बना दिए। उल्टा अमेरिका की सजा का सारा बोझ आम जनता पर गिर गया, इसमें कोई शक नहीं। यूरोप और अरब देशों के कुछ हिस्सों ने कहा कि सीजर एक्ट से सरकार नहीं बल्कि लोग मर रहे हैं, और इस प्रतिबंध ने सीरिया को दुनिया से आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी रूप से काफी हद तक काट दिया था। हालांकि इस पूरे कानून में यह प्रावधान था कि अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और सभी बैन हटा दिए। अब सऊदी अरब में मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से मुलाकात की, और इस दौरान ट्रंप ने सीरिया पर लगे कई प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। लेकिन जानते हैं आप, एक समय ऐसा था जब सीरिया मिडिल ईस्ट के सबसे स्थिर देशों में गिना जाता था, लेकिन आज 2026 के वक्त में मौजूदा हालत में ये देश खंडहर बन चुका है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक शांति मुल्क देश इस कदर तबाह हो गया? ये भी आपको समझना चाहिए कैसे वक्त बदलता है। सीरिया में दरअसल सिविल वॉर की पूरी कहानी उसको पेश कर देती है। सीरिया 1,85,180 स्क्वायर में फैला हुआ एक देश है। WHO के 2023 के डेटा के अनुसार सीरिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 2,36,00,000 है। दमास्क इसकी कैपिटल है। सीरिया में सिविल वॉर के लिए एक तरह से उसे जिम्मेदार था। 2010 में शुरू हुआ जैस्मिन रिवॉल्यूशन, जिसने पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कई देशों की राजनीति हिला दी। लेकिन इस आंदोलन का सबसे खौफनाक असर नजर आया सीरिया में, जहां पर एक शांतिपूर्ण विरोध जल्द ही खून खराबे में हिंसा में तब्दील हो गया। सीरिया में सिविल वॉर किस रूप में है, जरा समझिए। बशर अल असद ने सन 2000 में सत्ता संभाली, और असद परिवार का करीब 50 साल का शासन का एक तरह से इतिहास रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यह सब पूरी तरह से चरम पर है। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर जब यहां पर चली, तो उसके बाद में सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। सेना ने प्रदर्शन को चलने की कोशिश की, जनता और भड़क गई, और धीरे धीरे देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सरकार की सेना, तो दूसरी तरफ जनता और विद्रोहियों की। अब ISIS ने हालात का फायदा उठाया, बड़े इलाके पर कब्जा किया, और रूस और ईरान असद की सरकार के साथ होते हुए वो एक अलग तस्वीर पेश कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप विद्रोही और कुर्दों के साथ में वो होते हुए नजर आए। वहीं तुर्की ने अपनी सेना यहाँ पर भेज दी। सीरिया दुनिया के देशों का युद्ध मैदान बन गया। सिविल वॉर से लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए, शहर बर्बाद हो गए, और साल 2024 में सीरिया में तख्ता पलट हो गया। अब यूएन की जो रिपोर्ट है, उस यूएन की रिपोर्ट में इस युद्ध ने अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। सीरिया का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, और लाखों लोग दुनिया भर में शरणार्थी बने हुए हैं। आज हालात ये है कि सीरिया की 50 लाख से ज्यादा की आबादी देश छोड़ने को मजबूर हो चुकी है। 90% से ज्यादा लोग गरीबी में, मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। दुनिया की नजरें अब लगभग हट चुकी हैं सीरिया से। सीरिया में शुरू हुआ ये संघर्ष सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, बल्कि उस सच्चाई की तस्वीर है जो बताती है कि जब राजनीति, धर्म और सत्ता की भूख आम जनता पर हावी हो जाती है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब सीरिया की इस कहानी में सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसमें टूटे हुए सपने हैं, उजड़े हुए घर, और वो मासूम जिंदगियां हैं जिनका कोई कसूर नहीं।
ये सीरिया की कहानी है जहां जैस्मिन रिवॉल्यूशन ने एक नई सुबह की उम्मीद जगाई, लेकिन वो उम्मीद आज भी खून और राख के धुएं में ही खोई हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।